Chalo, welcome and good evening to all of you. So into previous lecture we discussed about the isomerism section, जहाँ पर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर देखे थे, आयोनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन. देन वी गोज इनटू द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहाँ पर हमने कंसिडर किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर. तो ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस, ऑप्टिकल में डी एंड एल देखे थे. कौन से टाइप दिखाते हैं, कौन से नहीं दिखाते हैं, तो दिखाते हैं तो कितने आइसोमर्स को दिखाते हो, पूरा जनरली हमने डिस्कस किया. Now we move up to the second half of this topic, that is bonding in a coordination compound. तो ये बॉन्डिंग इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थियरीज है. उनमें से पहली थियरी वैलेंस बॉन्ड थियरी, फिर दूसरी आती है क्रिस्टल फील्ड थियरी, तीसरी जो आती है वो लिगैंड फील्ड थियरी, फोर्थ वन इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी. लेकिन सिलेबस के लिए सिर्फ पहले दो ही थियरीज दिए, एक तो पहली वैलेंस बॉन्ड थियरी और दूसरी क्रिस्टल फील्ड थियरी, यही दो देखना है. तो हम आज स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी से. पहली जो थियरी है और जो सबसे बेसिक थियरी है वो कौन सी है, वैलेंस बॉन्ड थियरी. तो ये वैलेंस बॉन्ड थियरी आपने ऑलरेडी देखी थी, नॉन ट्रांजिशन मॉलिक्यूल्स के लिए आपने देखी थी, करेक्ट. केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा था. तो यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है, देखो वही पॉस्टुलेट यहाँ पर भी आने वाले, एक दो न्यू आने वाले, मोस्ट ऑफ द वही रहने वाले. मतलब अब देखो सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या होगा, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम, वी नो दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, तो आपको पता है कैसे बनता है. लिगैंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, करेक्ट. मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप कौन से होने वाले हैं, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड. तो जो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करने का काम है वो किसका है, सेंट्रल मेटल एटम का है. तो यहाँ पर पहला पॉस्टुलेट हम वही देखेंगे, मेटल आयन प्रोवाइड्स, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, इट प्रोवाइड्स अ वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगैंड्स. जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल लगता है वो देने का काम किसका है, सेंट्रल मेटल एटम का है. अब सेंट्रल मेटल एटम कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, इज इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. मतलब उस कॉम्प्लेक्स का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने वैकेंट ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करता है. कौन, सेंट्रल मेटल एटम. The number of vacant hybrid orbitals formed is equal to the coordination number of metal. मतलब ये पॉस्टुलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. जैसे आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपने एक फार्मूला यूज किया था, हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए, करेक्ट. तो वहां से आपने एक नंबर निकाला था, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आता है तो आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा था, यस sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखा था. वैसे यहां पर भी है, लेकिन यहां पर आपको फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है. अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या फिर d2 sp3 होगा. दोनों में से कब कौन सा लिखना है वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती. जैसे आपने वहां पर किया था, H हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आपका अगर 4 आता है तो आपने sp3 बताया था, यहां पर भी वैसे ही होने वाला है. तो तीसरा पॉस्टुलेट क्या, देखो ओवरलैप किसके बीच में होने वाला है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड. इनके बीच में क्या होने वाला है, ओवरलैप होके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है. ठीक है, तो इसमें से सिर्फ सेकंड पॉस्टुलेट ही लिख कर रखो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको पता है. द नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. मतलब सेंट्रल मेटल एटम कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, तो हमेशा उसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना ही वो प्रोवाइड करता है. अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मतलब वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल कितने रहने वाले हैं, 4 ही यूज करने वाले. 4 से अगर ज्यादा भी है तो वैसे ही रखेंगे. हमें जरूरत कितने की है, 4 की, क्योंकि आपके पास लिगैंड 4 ही है.
ठीक है, चलो हुआ ये। नेक्स्ट पॉस्टुलेट देखो। अब सेंट्रल मेटल एटम में जनरली दो टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। जनरली मान लो एक मैंने कोबाल्ट दिया, अगर आपको कोबाल्ट आपको दिया 3+ में, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? टी 4s बराबर। 4s के आगे होता है 4p और 4p के आगे होता है 4d। ये वैकेंट ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। आप सेंट्रल मेटल एटम 3d का भी यूज कर सकता है और 4d का भी कर सकता है। इन दोनों का तो नो डाउट करने ही वाला है। उसके अलावा या तो 4d का करेगा या 3d का करेगा। 3d को हम क्या कहेंगे? n-1d ऑर्बिटल। और 4d को क्या कहेंगे हम? nd ऑर्बिटल। अब देखो, अगर वो nd ऑर्बिटल यूज करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आगे चलकर देखेंगे 3d यूज होता है या 4d, वही एप्लीकेशन में हमें देखना है। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर सेंट्रल मेटल एटम 4d का ऑर्बिटल यूज करता है देन उसे कहेंगे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसने बाहर का यूज किया। अगर वो 3d मतलब इनसाइड वाला यूज करता है, इनर वाला करता है, 3d मतलब कौन सा? n-1d। such a complexes are called as a inner complex. So how to classify as a inner and outer complex? अगर nd ऑर्बिटल यूज करता है then it is called as a outer complex. If it uses n-1 then it is called as a inner complex. ठीक है। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 और 6 में ही देखना है, और रियर केस में 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कौन से यूज करेंगे? वो यस और पी। ये तो काफी कम चांसेस है। 4 और 6 ही ज्यादा यूज करने वाले हैं। देखो हमने आइसोमेरिज्म सेक्शन देखा, आइसोमर्स हमने सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के ही देखे थे, तो उनका ही सबसे ज्यादा यूज हुआ है, या इतना ही सिलेबस के लिए दिया है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, ये डिटरमाइन करना है हमें। वो सिर्फ बता रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आता है तो आपको ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल लिखना है, जो ऑलरेडी आपको पता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दूसरा भी हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है। देखो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, dsp2 भी आ सकता है। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो हम लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो हम d2sp3 लिखेंगे या फिर sp3d2 का कौन सा आने वाला है वो आज देखने वाले हैं आगे चलकर एग्जांपल में। लेकिन ज्योमेट्री तो एक ही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, चाहे वो d2sp3 हो या sp3d2। और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला आप ऐड करके रख दो वहां पर नीचे। अगर आपको 5 है तो उसकी ज्योमेट्री आएगी TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DSP3 या फिर sp3d। कब कौन सा यूज करने वाले हैं वो देखने वाले हैं, आज ही हम देखने वाले हैं। यस, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP मींस। तो यहाँ पर तो काफी सिंपल काम है। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस की है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की। आपको सिर्फ क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है, वही आपका हाइब्रिडाइजेशन नंबर है। ऑलरेडी आपने वो तो याद रखा है, हाइब्रिडाइजेशन का नंबर 4 आता है तो sp3 लिखना है। हाँ, सिर्फ sp3 dsp2 कब लिखना है वो आज चलकर एग्जाम्पल देखेंगे। चलो हुआ ये।
उसके बाद में और एक पॉस्टुलेट है जो ऑलरेडी आपको पता है, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड एज, yes, it is called as paramagnetic, and if no unpaired electron then it is called as diamagnetic. तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू ब्रैकेट n+2, n इज द अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमने याद भी रखा है, डी एफ ब्लॉक में सॉल्व किया है आपने, ठीक है। तो दूसरे और दो पॉस्टुलेट कौन से देखो, इफ द लिगैंड्स लाइक, देखो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है, अगर लिगैंड CO Cn- En NH3 आते हैं कॉम्प्लेक्स में, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। मतलब क्या है, देखो एक कॉम्प्लेक्स मैंने दिया, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, करेक्ट। एक कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिया NiCN6, 3-, अब यहाँ पर 4- दिया, ठीक है, Ni2+ में आया, मतलब 3D 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन तो हम ऐसे फिलअप करते हैं। अब देखो यहाँ पर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इन दो अनपेड इलेक्ट्रॉन के बीच में पेयरिंग करना है या नहीं, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, अगर उस कॉम्प्लेक्स में इनमें से लिगैंड है तो पेयरिंग करना जरूरी है। ये लिगैंड आने के बाद पेयरिंग करना होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग में चला जाएगा। तो ये कब करना है, तो जब ये लिगैंड प्रेजेंट होते हैं तब। तो ये एक पॉस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, यही आगे चलकर इसका ड्रॉबैक बना, मतलब ये आने के बाद ही पेयरिंग क्यों करना है, तो उसका रीजन उसको पता नहीं था, वो सिर्फ बताया गया कि अगर ये आते हैं तो पेयरिंग करना है, रीजन एक्चुअल में पता नहीं था, वो रीजन CFT ने बताया, ठीक है। और ये तो हमें पता है, सेंट्रल मेटल एटम कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज पैरामैग्नेटिक, इफ नो देन इट इज डायमैग्नेटिक। हुआ ये, चलो अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालना है, इतना ही करना है, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन देखो, अब यहाँ पर किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, ठीक है। अब इस इतना तो फिक्स है, इसमें या तो D2sp3 आएगा या फिर sp3d2 आएगा, दोनों में से एक ही होगा। ज्योमेट्री तो फिक्स रहेगी इसकी, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। कंफ्यूजन आपका कहां पर होगा, दोनों में से कौन सा लिखना है वो भी देखेंगे हम, लेकिन ज्योमेट्री तो इन्हीं हाउ कंडीशन ऑक्टाहेड्रल ही आने वाली है, बराबर, हाइड्रल ही ज्योमेट्री रहेगी। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, केयरफुली देखो, ये एप्लीकेशन है। अब मान लो ये CO3+ मैंने आपको दिया, CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 3D 6 4s0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है इसके लिए। अब डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये एस का एक ऑर्बिटल, इसके आगे कौन है, 4p है, 4p वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखो डी में 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो आप, कैसे करोगे, पहला एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा,
फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब यहां पर आने के बाद क्या करना है, केयरफुली देखो। अब आपको ये देखना है पेयरिंग करना है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिगैंड की तरफ देखना होगा। यहाँ पर लिगैंड कौन है, NH3, उन चारों में से है। मतलब आपको क्या करना होगा, पेयरिंग करना होगा। पेयरिंग कैसे होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। पेयरिंग वाली पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की तो होने वाली नहीं है। खराब दिख रहा है। ठीक है, तो डी के आप पेयरिंग कर सकते हो। इन 5 ऑर्बिटल्स में पेयरिंग कर दो आप इलेक्ट्रॉन की। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर पेयरिंग में डाल दो, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर पेयरिंग में डाल दो। पेयरिंग क्यों करना जरूरी है, क्योंकि लिगैंड आपका क्या है, NH3, और उसको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कहा जाता है। अब मुझे बताओ सेंट्रल मेटल एटम कितने वैकेंट ऑर्बिटल को प्रोवाइड करेगा। 6। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब ये 6 कंटिन्यू कौन से है वो देखो, डी के 2, एस का 1 और पी के 3। D2sp3 हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों में से कौन सा है, D2sp3। तो एक जनरल कंडीशन आप याद रख सकते हो, अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो नो डाउट उसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रहेगा। मतलब दोनों में से कब कौन सा लिखना है, एक्सेप्शन छोड़ दो, एक्सेप्शन देखेंगे हम। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपका कंफ्यूजन किस में होगा, sp3d2 लिखना है या D2sp3। तो सिंपली ये देखो लिगैंड की तरफ, लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो D2sp3 लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि वो इनर कॉम्प्लेक्स ही होगा। अभी कॉम्प्लेक्स इनर है या आउटर, इनर, क्योंकि उसने इनर डी ऑर्बिटल का यूज किया, 4d का हमने किया ही नहीं यूज। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। चलो बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट लिखना है, ज्योमेट्री लिखना है और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल का बताओ आप, ज्योमेट्री क्या आएगी। ये दूसरा एग्जांपल मैंने दिया आपको, COF6 3-। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, यहां पर भी कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, CO3+। अब डी में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3d6 4s0 4p0। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग करना है या नहीं, क्योंकि वो 4 लिगैंड आने के बाद ही पेयरिंग करना होता है। उन 4 लिगैंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड कहा जाता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वैलेंस बॉन्ड थियरी ने नहीं कहा था। तो यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगैंड है, मतलब पेयरिंग नहीं करना है। अब मुझे बताओ सेंट्रल मेटल एटम कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इतना, इसका कितना है 6। तो ये कितने करेगा वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड, यस 6 करने वाला है। अब यहाँ पर तो 4 ही दिखाई देते वैकेंट ऑर्बिटल, यस का 1 पी के 3, लेकिन इसके आगे 4d है। अब इस 4d के भी कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल्स। हमें टोटल कितने चाहिए, 6 ही चाहिए।
अब कंटिन्यू 6 कौन से होगा? यस का 1, पी के 3 और डी के 2। तो अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? sp3d2। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट 4.89। करेक्ट, इतना ही कंसिडर करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, या तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ज्योमेट्री तो एक ही रहने वाली है, या तो D2sp3 आएगा या फिर sp3d2। चलो आप निकाल सकते हो। चलो आगे का एग्जांपल मैं देता हूं आपको। चलो इसमें बताओ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर ही आपका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर? चलो वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दिया DsP2। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके। यहाँ पर निकेल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 2+ में। बराबर 2+ में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d8 4s0 4p0। ठीक है, डी के 5 ऑर्बिटल, यस का 1 और पी के 3। अब 3d8 मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। पहला, ये आएगा दूसरा, ये होगा तीसरा, दिस वन इज द फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, ये 8। अब बताओ पेयरिंग करना है या नहीं? यस, क्योंकि लिगैंड आपका स्ट्रांग फील्ड है, तो पेयरिंग कर दो। एक इलेक्ट्रॉन यहां से डाल दो यहां पर। अब कंटिन्यू कितने वैकेंट ऑर्बिटल को ये यूज करेगा? 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो 4 ऑर्बिटल कौन से आते हैं? डी का 1 आता है, एस का 1 आता है और पी के 2 आते हैं। मतलब हुआ हाइब्रिडाइजेशन DsP2। तो अगर ज्योमेट DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आएगी स्क्वायर प्लेनर। करेक्ट। इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, मतलब ये डायमैग्नेटिक कहलाएगा। चलो क्लियर है? ये लिख कर ले लो। सिर्फ आपको क्या लिखना है? कॉम्प्लेक्स, उसका हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मोमेंट। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। चलो अब यहां पर बताओ। केयरफुली। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 5 ऑर्बिटल से आएंगे। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपके ऑर्बिटल भी 4 ही आना चाहिए। sp3d में तो 5 ऑर्बिटल आ रहे हैं। देखो यहाँ पर भी निकेल 2+ में 3d8 4s0 4p। 3d8 मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब मुझे बताओ पेयरिंग करना है या नहीं? लिगैंड वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं करना है। तो अब ये कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा? 4। कंटिन्यू 4 कौन से? एस का 1, पी के 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हुआ? sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मैग्नेटिक मोमेंट,
यस, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब 2.83 आएगा या 84 जो भी, इतना ही आपको कंसिडर करना है। चलो आगे कॉम्प्लेक्स देता हूं, अब मिस्टेक मत करो, केयरफुली बताओ। NiCO4, देखो अब यहां पर निकेल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है पहले ये बताओ। यस, जीरो। मेटल कार्बोनाइल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जीरो में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सॉरी ये गलत हुआ, Ni जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d84s2, करेक्ट। अब डी के कितने ऑर्बिटल, 5, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर दो, 1 2 3 लाइक दिस। अब मुझे बताओ पेयरिंग करना है या नहीं। यस में 2 इलेक्ट्रॉन है ही, पेयरिंग क्यों नहीं करना, लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग तो करना चाहिए। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CO Cn NH3। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन उठाकर यहां पर डाल दिया मैंने, तो पेयरिंग की, करेक्ट। देखो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब मुझे बताओ सेंट्रल मेटल एटम कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन यहां पर देखो 4 ऑर्बिटल कौन से हैं, डी का 1 है और पी के 3 है। क्या DP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, नहीं होता है। तो अब क्या करना है, अब ये जो 4s में इलेक्ट्रॉन पेयर थी इसको शिफ्ट करना होगा 3d में, और जैसे ये शिफ्ट होगी अब यस का 1 और पी के 3 ऑर्बिटल वैकेंट मिलेंगे और यही इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, कैसे आएगा, इस तरीके से। तो ये टेट्राहेड्रल रहेगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 0। क्लियर है, डाउट है तो पूछ सकते हो आप इसमें। चलो अब नेक्स्ट वाले का निकालो। देखो यहाँ पर मैंने दिया कॉपर, इसको क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट कॉमनली कहा जाता है, यहाँ पर 4 है, CuNH3 4 टाइम्स SO4, इसको कॉमनली कहा जाता है क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। और यहां पर कॉपर है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताओ। चलो DsP2 कैसे, देखो डी के 5 ऑर्बिटल, एस का 1, पी के 3, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। ये पहला, इस तरीके से मैंने 9 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग करना है या नहीं, यस करना है। ये 9 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब यहाँ पर आप चाहोगे तो भी पेयरिंग नहीं कर सकते हो ना, पेयरिंग करने के लिए एटलीस्ट 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 4 ऐसे इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग करना चाहिए, लेकिन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके साथ पेयरिंग करेगा,
तो पेयरिंग तो होगी नहीं यहां पर। अब मुझे बताओ सेंट्रल मेटल एटम कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा? 4। अब वो 4 कौन से दिखाई दे रहे हैं? यस का 1 और पी के 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इसका। करेक्ट। बट लेकिन कंडीशन याद रखो, इट इज एक्सेप्शन टू द वैलेंस बॉन्ड थियरी। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन शोज दैट दिस हैज अ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2। देखो, अगर हम वैलेंस बॉन्ड थियरी से जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 मिल रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल और आगे की थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी ने क्लियर कर दिया इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2। सो दिस वन इज द ड्रॉबैक फॉर वैलेंस बॉन्ड थियरी, मतलब वैलेंस बॉन्ड थियरी 100% करेक्ट नहीं थी, उसको काफी ड्रॉबैक्स थे, उसमें से ये एक है। यहां पर ज्योमेट्री बेटर एक्सप्लेन नहीं होती है। तो अब dsp2 लाने के लिए करना क्या होगा? वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d गेट प्रमोटेड टू दिस pz ऑर्बिटल। ये जो pz ऑर्बिटल है यहां पर इलेक्ट्रॉन भेजना होता है, तभी आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आ सकता है। और इस क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट में ऐसा होता है that unpaired electron shifted into vacant pz। अब वैकेंट ऑर्बिटल 4 कौन से मिले? ये 4 मिले, डी का 1, एस का 1, पी के 2। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन सेटिस्फाइड द ज्योमेट्री। तो एक्सेप्शन याद रखो, हाँ, क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट हैज अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ dsp2। चलो क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट निकाल कर देख लो। MnCN6 3-, यहां पर Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d4। चलो अब निकालो यहां पर। चलो हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग आंसर आ रहे। चलो मुझे बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन डज इट कंटेन्स? 4 कैसे? देखो आप थियरी को समझ कर ले लो, ठीक है, याद मत रखो कुछ भी। आपने रेटिफाइड किया है हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो D2sp3 आएगा, वीक फील्ड है तो फिर sp3d2 आएगा। समझ कर ले लो इस थियरी का क्या कहना है। उस थियरी से पहले हम जाते हैं, देखो क्या कंडीशन है। डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताओ पेयरिंग करना है या नहीं? यस करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अब पेयरिंग करने के बाद हुआ क्या, देखो केयरफुली देखो। हम पेयरिंग करने के बाद क्या हुआ, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसमें क्या मिले, ये पेयरिंग में चले गए। करेक्ट। अब मुझे बताओ सेंट्रल मेटल एटम कितने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा?
वो 6 कौन से? डी के तो 3 है, यस का 1 और पी के 3, ऐसी 6 ऑर्बिटल, पी के 2 सम। करेक्ट, डी के 3, एस का 1। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? D3sp2। क्या ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है? नहीं, कुछ ना कुछ तो। अब D3sp2 ऐसा तो हाइब्रिडाइजेशन कभी देखा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो अब यहां पर क्या हुआ है देखो, ये भी एग्जांपल वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। लास्ट की तीनों एग्जांपल में एक्सेप्शन, NiCO4 taken 4 times, CuNH3 4 टाइम SO4, दिस वन। यहां पर सिर्फ 4 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उसमें से, देखो ये 4 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक ही पेयरिंग में जाने वाला है, तभी तो आपका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा, अदरवाइज आपका हाइब्रिडाइजेशन गलत होगा। मतलब ये ऐसा क्यों किया? अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या कहना था, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग कर दो, उसने कहा था। तो हमने पेयरिंग कर दी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिल रहा है बराबर। फिर यहां पर जब एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाला तो पता चला इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 है। अब 2.84 मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब ये क्या कहता है, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थियरी से क्या हो रहा है देखो, इसमें तो 0 आ रहा था। सो दिस कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस वैलेंस बॉन्ड थियरी। मतलब magnetic properties are not correctly explained by valence bond theory. This is the major drawback of this theory. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट लिख कर रखो, हाँ ये एक्सेप्शनल केस है 2.84। तो इसकी वजह से चाहे क्वेश्चन आने दो, आपको इस तरीके से सॉल्व करके देखो, मेन एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने याद रखा तो डायरेक्टली आप मैग्नेटिक मोमेंट आप 0 लिख दोगे, जो कि गलत होगा। आपको ये चेक करके देखना ही होगा। ठीक है, ज्योमेट्री तो ऑक्टाइडल आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। ये कंपाउंड सेम हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेक्ट आता है या नहीं मैग्नेटिक मोमेंट, तो वहां पर मैं बताऊंगा आपको इसका सही एक्सप्लेनेशन किस तरीके से, मतलब ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे आए। वैलेंस बॉन्ड मतलब सबके सब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना चाहिए था, नहीं करते तो फिर हाइब्रिडाइजेशन वो भी नहीं होता। अगर नहीं करते, एक भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं डालते, तो आपका DsP3D आता, वो भी नहीं पॉसिबल। तो इस एग्जांपल को बेटर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका वैलेंस बॉन्ड थियरी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए, मतलब कौन कौन से ड्रॉबैक है, इसमें काफी एजम्पशन थे, एजम्पशन के ऊपर काफी थियरी डिपेंड। दूसरा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सही तरीके से नहीं मिलती है, कुछ कंपाउंड में सही मिलती है, कुछ कंपाउंड में मिलती नहीं है। तीसरा जो ड्रॉबैक था, कलर प्रॉपर्टीज के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। चौथा, वो 4 ही लिगैंड आने के बाद पेयरिंग क्यों करना है, इसका रीजन नहीं दिया, उसने कहा और हमने मान लिया। CONH3 EN CN माइनस, ये आने के बाद उसने कहा पेयरिंग कर दो, लेकिन क्यों करना है ये आने के बाद? F माइनस आने के बाद क्यों नहीं करना है पेयरिंग? Cl आने के बाद क्यों नहीं करना है, इसका रीजन उसने नहीं दिया। तो ये सब ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट थियरी जो आई वो कौन सी थी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब इस क्रिस्टल फील्ड थियरी की कुछ पोस्टुलेट्स पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है देखो, इस थियरी का क्या कहना था, जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड होता है दे विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब उन दोनों के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट रहता ही रहता है। जैसे ऑलरेडी वी नो दैट सेंट्रल मेटल एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड लिगैंड कंटेन्स निगेटिव चार्ज। मोस्ट ऑफ द लिगैंड निगेटिव, कुछ न्यूट्रल होते हैं। इनके ऊपर चार्ज होते हैं या नहीं? यस होते हैं। न्यूट्रल में चार्ज कैसे देखोगे? वाटर अगर मैंने आपको दिया H2O, तो वाटर का
ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज होता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी चार्ज है कुछ ना कुछ, पार्शियल का पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो मतलब लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्जेस, उसके साथ सेंट्रल मेटल एटम भी पॉइंट चार्जेस कंसिडर किया जाता है। और जो इंटरेक्शन होता है मेटल आयन और लिगैंड के बीच में, ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक कैरेक्टर इसमें होता है। सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट, लिगैंड्स आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्जेस, मतलब लिगैंड के ऊपर चार्ज रहता ही रहता है, चाहे न्यूट्रल हो, उसके में भी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल चार्ज रहेगा, और जो एनायनिक है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, मतलब आयोनिक कैरेक्टर वहां पर ज्यादा होता है। ये उसने फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा। ठीक है, अब दूसरा पोस्टुलेट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है जब वो फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में मतलब अभी उसने कंपाउंड फॉर्म नहीं किया है, मतलब कैसे होता है, फ्री स्टेट में होता है। तो फ्री स्टेट में उसमें डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जब आपका मेटल आयन फ्री होता है तो ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये डी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं। यस, डीजनरेट मतलब हैविंग इक्वल एनर्जी। मैं कब की बात कर रहा हूं, कंपाउंड फॉर्म होने से पहले, मतलब अभी आपका सिर्फ मेटल आयन, मैंने सिर्फ CO3+ ही दिया आपको, मैंने क्या दिया आपको, सिर्फ कहा CO3+। अब इसमें डी ऑर्बिटल जो है वो कैसे होगा, डीजनरेट होगा, मतलब इन पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, अब आपको इनके नाम पता होना जरूरी है, एक DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 एंड DZ2। तो इनकी शेप भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजनरेट, डीजनरेट मींस इक्वल एनर्जी, ये पांचों ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी के होते हैं। ठीक है, अब कंडीशन देखो, ये कब की बात है, जब मेटल आयन आपका कैसा था, फ्री था। अब देखो मैंने दिए लिगैंड, 6 अमोनिया मोलिक्यूल दिए, एंड नाउ दिस 6 अमोनिया मोलिक्यूल्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये धीरे धीरे क्या होने वाले हैं, NH3 लिगैंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आने वाला है, इसके लिए एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे कि स्टेबल ज्योमेट्री मिल सके। अब होता क्या है देखो, कौन सा भी अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्या किसी एग्जाम्पल में डी के सब ऑर्बिटल एम्प्टी थे क्या? किसी एग्जाम्पल में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं थे, मतलब कुछ फील्ड थे कुछ एम्प्टी थे, मतलब डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं सेंट्रल मेटल एटम के। पूरे डी ऑर्बिटल एम्प्टी है तो फिर बॉन्डिंग ही नहीं होगी ना, बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होगा, तो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, और लिगैंड पर क्या होता है, हमेशा लोन पेयर होती है, तभी तो हम उसे लिगैंड कहते हैं ना, मतलब इसके इसके कुछ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, और लिगैंड के ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं। जैसे जैसे ये लिगैंड नजदीक आने लगता है, नाउ इन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होना स्टार्ट होता है। करेक्ट, समझ रहे हो आप, जैसे जैसे लिगैंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वहां पर बढ़ जाता है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज किसके लिए होता है, इन 5 डीजनरेट ऑर्बिटल को स्प्लिट करने में, 2 सेट में स्प्लिट अप करने के लिए।
मतलब अब ये डिजनरेट जो ऑर्बिटल थे पहले, अब ये डिजनरेट नहीं रहे, इनकी स्प्लिटिंग हुई दो सेट में। एक सेट बना लोअर एनर्जी का, जिसको कि हम कहते हैं T2G सेट, जिसको कि हम क्या कहते हैं T2G सेट, और दूसरा बना दो ऑर्बिटल का, जिसको हम कहते हैं EG सेट। ये दो ऑर्बिटल कौन से हैं? dx² y² एंड dz²। ये कौन से हैं? dxy, dyz एंड dxz। अब यही क्यों बने ये आगे चलकर हमें देखना है, लेकिन कितने सेट में स्प्लिटिंग होती है? दो सेट में। क्यों क्यों स्प्लिटिंग होती है बताओ? रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से। रिपल्शन किसके बीच में? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। तो ये डिजनरेसी डिस्ट्रॉय होके ये दो ग्रुप में स्प्लिट अप होते हैं। ये मैं जो बता रहा हूं वो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के लिए। रिपल्सिव फोर्सेस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी का यूज किसके लिए होता है? स्प्लिट अप करने के लिए दो सेट में। And that energy, the amount of energy required to split up 5 degenerate orbitals into two set is called as a crystal field splitting energy, that is CFSE. CFSE का लॉन्ग फॉर्म क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को या स्टेबलाइजिंग एनर्जी, वो आगे चलकर बताऊंगा। ठीक है, दोनों है। मतलब ये उसका तीसरा पोस्टुलेट था CFSE के बारे में। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ये लिख कर ले लो। When ligands approaching towards central metal atom, repulsion develop, due to which degeneracy of d orbital destroyed and split up into two set. Lower energy T2G set जिसमें आता है dxy, dyz, dxz, और हायर एनर्जी का EG सेट जिसमें आता है dx² y² एंड dz²। और CFSE की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अप 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स इनटू टू सेट is called as a crystal field splitting energy. And for octahedral complex it is denoted by delta O, and tetrahedral complex it is denoted by delta T. चलो हुआ ये। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिखो। तो सबसे पहले जब मेटल आयन फ्री था तब उसकी जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल थे, मतलब उनकी एनर्जी कैसी थी? सेम। लेकिन जैसे जैसे लिगैंड अप्रोच करता गया किसकी तरफ? सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, पहले क्या हुआ? उसकी एनर्जी बढ़ गई। वो 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी पहले बढ़ गई, और एक ऐसी सिचुएशन आने के बाद वो स्प्लिट अप हुआ। मतलब डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट से स्प्लिट अप नहीं हुआ। डायग्राम देखो इस तरीके से दिखेगी। ये डिजेनरेट ऑर्बिटल थे,
यहाँ पर 6 हुए, ये 5 ही, 5 निकालो आप। जैसे जैसे लिगैंड आना चालू हुआ, पहले इनकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ना चालू हुआ, और जैसे बढ़ी देन इट इज स्प्लिट अप इनटू 2 सेट। अब ये जो एनर्जी देखो, दिस इज हाइपोथेटिकल, इतनी एनर्जी रहनी चाहिए थी, लेकिन एक सेट की एनर्जी कम हुई, कितने से कम हुई, -0.4 से कम हुई। अगर आप सीएफएससी दो तरीके से काउंट कर सकते थे, एक तो डेल्टा ओ में या फिर 10 डीक्यू स्केल में। दो स्केल है, एक डीक्यू स्केल और दूसरी डेल्टा ओ स्केल। अगर डेल्टा ओ में बताना है तो -0.4 डेल्टा ओ, माइनस मतलब यहां पर ये सिर्फ बताता है कितने से डिक्रीज हो रही है, माइनस मतलब डिक्रीज, और ये इंक्रीज होगी कितने से, +0.6 से। ये डेल्टा ओ में है, या फिर 6 डीक्यू बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2/5, इसको 3/5 भी लिख सकते हो। देखो कैलकुलेट करके, 3/5 0.6 ही आएगा, 2/5 0.4 ही आएगा। ठीक है, तो ये लिख कर ले लो, डायग्राम निकाल कर ले लो। अब ये जो सीएफएससी निकालना है ना आपको, इलेक्ट्रॉन जब आएंगे आप, और एक रूल उसने बताया था, और एक पोस्टुलेट था। अब इलेक्ट्रॉन आपको कहां पर फिलअप करना है, इस डायग्राम में फिलअप करना है, यहां पर फिलअप करना है, नॉट इन दिस। यहां पर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से करते थे, अब आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, लोअर हायर T2G EG सेट में। अब कंडीशन देखो, जब आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो तो आपको तीनों रूल इलेक्ट्रॉन फिलिंग के फॉलो करना होगा। कौन से, अबो प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉलीज प्रिंसिपल। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पहले आएगा तो ये T2G में पहले जाना चाहिए, क्योंकि वो लोअर एनर्जी का है, अब वो प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। फिर अगर मान लो डी में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये पहला यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, फिर फोर्थ के बारे में सोचेंगे। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल सिंगली देन स्टार्ट पेयरिंग, हंट्स रूल फॉलो होना चाहिए। और तीसरा, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन हमेशा कैसा होना जरूरी है, अपोजिट होना चाहिए। तो वो भी रूल, तो ये तीनों रूल फॉलो करके ही आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। और यहां पर हम सीएफएससी कैसे निकालेंगे, उसका एक फार्मूला है। सीएफएससी निकालने का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो फार्मूला क्या है, पहले ये हुआ क्या बताओ, डायग्राम हुई। इसमें कौन सा सेट स्टेबल है, T2G या EG? यस T2G, क्यों, एज इट हैज लोअर एनर्जी, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। तो कितने से स्टेबलाइज हुआ, 0.4 से स्टेबलाइज हुआ, तो इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफएससी निकालने कैसे है, ये फार्मूला है, -0.4x + 0.6y। अगर x मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ T2G सेट, और y का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ EG सेट। ये फार्मूला लिख कर लियो।
अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होगी, इसके ठीक अपोजिट होगी। प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आगे चलकर। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर भी 5-6 ऑर्बिटल निकालो, 6 निकालो। तो अब EG सेट नीचे आएगा और T2G ऊपर जाएगा। यहां पर अब प्लस 0.4 डेल्टा O आएगा, डेल्टा T सॉरी, और यहां पर माइनस 0.6 डेल्टा T। CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज डिनोटेड बाय डेल्टा T से डिनोट किया जाता है। ये आएगा 3/5 और ये आएगा 2/5। अब मुझे फार्मूला बताओ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE निकालने का फार्मूला क्या है? क्या होगा देखो, ये माइनस 0.6x प्लस 0.4y। अब यहां पर x क्या है देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट, और y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट। तो ऐसे आप CFSE निकाल सकते हैं। और डेल्टा T में और डेल्टा O में CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज हैव रिलेशन। It is 4/9 times that of delta O. चलो हुआ ये। इसका रीजन बताता हूं मैं। और फिर उसने मतलब क्रिस्टल फील्ड थियरी ने लिगैंड का क्लासिफिकेशन किया, किसके ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन CFSE। उसने क्या कहा देखो, those ligands which have a greater value of CFSE are called as strong field ligand, and those ligands which have low value of CFSE are called as a weak field ligand.
तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं किससे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? Ligands are classified on the basis of CFSC values. तो देखो ये सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन सा है? CO, उससे कम CN, उससे कम NO2 माइनस, उससे कम EN, उससे कम NH3। यहां तक याद रखो, ये यहां से आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बाकी नीचे के वीक फील्ड लिगैंड। पहले 5 याद रखो, सीक्वेंस से याद रखो। मतलब CO की CFSC वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है। जब CO आता है तो CFSC वैल्यू सबसे ज्यादा हाई आती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था, CO, CN, EN, NH3 आने के बाद पेयरिंग कर दो, लेकिन उसने रीजन नहीं बताया था पेयरिंग क्यों करना है। यहां पर हमें रीजन पता है क्यों इन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कहना है, एज देयर CFSC वैल्यू इज वेरी हाई। ठीक है, तो आज के लिए यहां तक याद रखो। रिमेनिंग पोर्शन कल देखेंगे। कल के लिए एक नोटिस